नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल तो देख ही रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये अपनी अगली सीरीज होगी जिसमें हम डेली बेस पे प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों की, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। तो पैटर्न रहेगा ये, इसमें हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, है ना, डेली। इसमें क्या क्या रहेगा अपना, इसमें डे वाइज और सब्जेक्ट वाइज चेंज हो जाएगी, ठीक है। कैसे चेंज होगी, मान लो संडे को हम लोग करंट अफेयर्स को उठा लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मंडे को ज्योग्राफी हो जाएगी, ट्यूसडे को पॉलिटी हो जाएगी, वेडनेसडे को हिस्ट्री हो जाएगी, थर्सडे को इकोनॉमी हो जाएगी, है ना। फ्राइडे को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ले लेंगे, फिर सैटरडे को साइंस ले लेंगे, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे 1 अगस्त से, ठीक है। 1 अगस्त मतलब सैटरडे आने वाला है, तो सैटरडे से हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लेक्चर हमारा होगा साइंस का, जिसमें हम लोग साथ में बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम 10 क्वेश्चन लेंगे, कभी कभी 11-12 भी हो जाएंगे, पर डे वाइज हम बताते हैं 10 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसका सलूशन देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, डेली बेस पे जो है हर सब्जेक्ट वाइज जब चेंज होती रहेगी तो इससे आपके 10 क्वेश्चन साथ में 10 टॉपिक या कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, डेली बेस पे जो है आपको ये मॉक लगेगा एक, ठीक है। आप इसको मॉक भी समझ सकते हैं, स्मॉल मॉक, है ना। तो इससे आपको डेली 10 क्वेश्चन अगर हर सब्जेक्ट में मिलते जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो है रिवीजन भी होते जाएंगे, उससे आपको टॉपिक कंसेप्ट होगा क्लियर होगा, ठीक है। इससे आपको, और ये सीरीज जो है 2026 में आने वाले यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के चलाई जा रही है, ठीक है। क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम होगा तो हम भी पढ़ेंगे साथ में, आप भी पढ़ेंगे, है ना। इससे क्या होगा, दोनों लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये क्या है, टारगेट यूपीपीसीएस 2026, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें हम लोग जो है डेली 10 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे और पीवाईक्यूज़ भी होंगे। पीवाईक्यूज़ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं पीसीएस में, ठीक है। और एमसीक्यूज़ में हम लोग क्या लेंगे, इसमें भी क्वेश्चंस लेंगे, इसमें कुछ हम अपनी तरफ से ले लेंगे, कुछ आरओ के एग्ज़ाम्स के ले लेंगे, 1-2 ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी या अदर स्टेट्स एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिहाज से, तो हम उनको भी शामिल कर लेंगे। शामिल करने का मतलब बस इतना सा है कि जो क्वेश्चन आगे ट्रेंड में आने वाले हैं फ्यूचर में, वो कैसे आएंगे, उनका पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पता चलेंगी, ठीक है। डिस्कस ऑल द टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स थ्रू द एमसीक्यूज़, है ना। इसके कहने का मतलब ये है कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू के माध्यम से हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे सारे, ठीक है। अब मान लो पीवाईक्यूज़ या एमसीक्यूज़ में आ गया प्रेसिडेंट, ठीक है, आ गया प्रेसिडेंट, तो क्या करेंगे, हम प्रेसिडेंट से जुड़ी सारी जानकारी हम लोग इसमें ले लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपकी कमांड में होगा, है ना, इससे ये फ़ायदा होगा। अगला बात करते हैं डेली। अगर टाइमिंग की बात करें तो डेली 7 बजे जो है ये क्लास आएगी, है ना। 1 अगस्त से, कब से, अगस्त 1 से डेली आएगी लेक्चर। सबसे पहले साइंस का लेक्चर होगा, फिर जो है करंट अफेयर्स का होगा, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसमें कवर हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता भी है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ज्योग्राफी भी है, करंट अफेयर्स तो है ही है, साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ही हैं और इतने ही सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। बाकी बात करें सी सेट की, ठीक है, सेकंड पेपर, तो इसकी स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी ही, ठीक है। क्योंकि ये भी छोड़ नहीं सकते हो आप, ये भी क्वालिफाइंग है पर इसको आप छोड़ नहीं सकते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ठीक है। डे वाइज मास्टर क्लास जो है इसको हम माने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पैटर्न रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, जिसमें डेली आपको एक वीडियो मिलेगा शाम को 7 बजे, ठीक है। बाकी ये आप थंबनेल देख ही सकते हो, ये यूपीपीसीएस 2026-27 को टारगेट करके बनाया गया है। इसके अलावा अन्य पीसीएस एग्ज़ाम्स हो गया, फिर आरओ हो गया आने वाला, इनमें भी बराबर की इम्पोर्टेंट रहेगी क्लास, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लास है जो आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। एक दिन में तो नहीं होगा, ठीक है, एक दिन में तो नहीं होगा, 1 दिन आना पड़ेगा, 2 दिन आना पड़ेगा, 3 दिन आना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा, है ना। #365 365 दिन आपको आना पड़ेगा। 365 दिन का मतलब डेली, है ना। कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलेंडर भी बना के रखा है, ठीक है, कि इस हिसाब से अगस्त 1 की
पहली डेट हो जाएगी, यहाँ पे टिक कर देंगे, दूसरी हो जाएगी, टिक कर देंगे, 12वीं 15वीं, ऐसे ही पूरा कैलेंडर फिल करना है। ठीक है, डेली आना है आप लोगों को, ऐसे ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन आने को मिले ना, आपको खुद पता चल जाएगा। बस आपको क्या करना है, सीरीज़ को फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि डेली आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो आज अपना पहला लेक्चर होगा। ठीक है, जो कि आज कौन सा डे है, 1 अगस्त। ठीक है, तो आज ये अपना पहला लेक्चर रहेगा, सैटरडे है, साइंस का। बात करते हैं साइंस के, हम इसमें भी देखेंगे किस टाइप से मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, पहला क्वेश्चन होगा एक अंतरिक्ष यान जो लगातार जो है चक्कर लगा रहा है में से एक शेप छोड़ा जाता है तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ये मान लो आपकी अर्थ है और इसके चारों तरफ एक अंतरिक्ष यान है। ठीक है, ये अंतरिक्ष यान मान लेते हैं। ठीक है, ये चक्कर लगा रहा है, तो कह रहे हैं कि चक्कर लगा रहा है, इसमें से एक सेब छोड़ा जाए, मतलब इस अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, वो जाके पृथ्वी पे गिर जाएगा या उस यान के बहुत आगे, उसकी गति से बहुत आगे निकल जाएगा, या उसकी पीछे रहेगा, उसकी गति से धीरे रहेगा, या फिर उसके समान गति से समान सिचुएशन में उसके साथ चलेगा। ठीक है, ये आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसकी क्या कंडीशन रहेगी। जैसा कि मैं बात करता हूँ कि ये बात कर रहा है अंतरिक्ष यान की, चूँकि अंतरिक्ष यान में निर्वात होता है, निर्वात मतलब वहाँ पे एयर नहीं होती है, हवा नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी काम करती है, जिसमें सारी चीज़ें, सारी इक्विपमेंट्स, ये सब क्या है, ये हवा में तैरते रहते हैं सेम कंडीशन में। ठीक है, तो क्या होगा कि जब कोई अंतरिक्ष यान चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अंतरिक्ष यान से अगर आप कोई चीज़ फेंकोगे तो वो ना तो उससे तेज जाएगी, ना उससे पीछे रहेगी, और ना ही पृथ्वी पे गिरेगी। उसकी कंडीशन क्या रहेगी, वो सेम कंडीशन रहेगी, अंतरिक्ष यान के कंडीशन के समान, उसकी सेम गति के साथ उसके साथ ही चलती रहेगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की ओर गिर जाएगी तो नहीं गिरेगी, कम गति से गतिमान रहेगी, नहीं वो तो समान गति से चलेगी, या अधिक गति से गतिमान हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में चलेगी, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोग्रेविटी के कारण सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में आपके अंतरिक्ष यान की समान बनी रहेगी। ठीक है, अगर इसका सोल्यूशन देखना चाहें तो वो भी हम लोग देख सकते हैं नीचे। जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तब उसके अंदर की सभी वस्तुएं भी जो है वो कक्षीय वेग से, ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ उस गतिमान रहती हैं। मतलब जो उसकी कक्षीय चाल है, ये मान लो उसकी कक्षा है, तो इस पर चलने में जो यान की चाल होगी वही उसके अंदर रखी सभी चीज़ों की या उससे संबंधित रिलेटेड सभी चीज़ों की रहेगी। यदि अंतरिक्ष यान से किसी वस्तु को केवल छोड़ दिया जाएगा तो उसकी प्रारंभिक गति अंतरिक्ष यान के समान ही रहती है, इसलिए वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में, उसी कक्षा में चलती रहेगी, ना कि आगे जाएगी या पीछे जाएगी या फिर नीचे गिरेगी, वो सेम कंडीशन में अंतरिक्ष यान के साथ चलेगी। ठीक है, इसके साथ कुछ यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट जानकारी और फैक्ट्स जो है लगा दिया है, जो यूपीपीसीएस के इम्पोर्टेंस को दिखाती है। ठीक है, जैसे ये जो सारी कंडीशन बताई गई है, ये किस नियम को फॉलो करती है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, जड़त्व के नियम को फॉलो करती है। बात करें अंतरिक्ष यात्री और वस्तुएं, ये जो है माइक्रोग्रेविटी, सूक्ष्म गुरुत्व बल के कारण भारहीन प्रतीत होती हैं और सेम कंडीशन में बनी रहती हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह भी निरंतर मुक्त पतन, मतलब फ्री फॉल की कंडीशन में रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बात करें एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग जो होता है, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर बात करें कि पलायन वेग होता क्या है, तो पलायन वेग एक्चुअल में एक कंडीशन होती है, एक स्पीड होती है। मान लो ए आपकी अर्थ है और आप चाहते हैं कि किसी वस्तु को आप फेंकें बाहर को, और ऐसे फेंकें, मान लो गेंद को फेंकें तो वो वापस दोबारा पृथ्वी पे ना आए, वो बाहर अंतरिक्ष में ही चक्कर लगाने लगे या कहीं घूमने लगे, गुम हो जाए, पर वापस पृथ्वी पे ना आए। तो आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं पलायन वेग। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, और ये वेग क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आप किसी गेंद को अगर 11.2 km पर सेकंड की स्पीड से बाहर फेंकेंगे तो वो वापस दोबारा बाहर पृथ्वी पे नहीं आएगा, वो पृथ्वी के बाहर चला जाएगा और अंतरिक्ष में घूमने लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेग का मान क्या होता है 7.9 km पर सेकंड होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आपका दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया,
अनियंत्रित संलयन अपक्रिया, नियंत्रित विखंडन अपक्रिया या अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया। तो इसके लिए मैं आप लोगों को आंसर देने के लिए 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप लोग जो है कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रित संलयन अपक्रिया तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि नियंत्रित ये पर एटम्स की बात करें, हाइड्रोजन बम की बात करें, बमों में जो बात करें, ये नियंत्रित प्रक्रिया तो होती नहीं है। ठीक है, तो नियंत्रित वाला तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, बच्चे अनियंत्रित बात करें, अनियंत्रित संलयन अपक्रिया या अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया। पहला नंबर तो हम ये जानते हैं कि संलयन और विखंडन होता क्या है। बात करते हैं संलयन। ठीक है, संलयन तो इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन। और इसमें क्या होता है, इसमें किसी बहुत छोटे छोटे अणुओं को जो है एक संलयन करना होना, इनको जोड़ना होता है। और चूंकि किसी चीज़ को जोड़ने के लिए सर हमको क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, है ना। तो नाभिकीय जो है ये संलयन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, ताकि छोटे छोटे कण आकर के मिलते रहें और टेम्परेचर हमको मिलता रहे, हमको एनर्जी उसमें मिलती रहे। बात करें विखंडन की, इसको बोलते हैं फिजन, है ना, फिजन। तो ये फिजन होता है विखंडन। ये क्या होता है, एक बड़ा कण होता है, जब इसमें विस्फोट कराया जाता है तो ये छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। ठीक है, और जब ये छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, फिर इसके भी छोटे छोटे कणों में टूट जाता है ये, और ये चेन ऑल टाइम चलती रहती है, जिससे क्या होता है, हमको एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, फिर ये अपने छोटे छोटे एटम्स में टूटेगा। ठीक है, ये सब अपने छोटे छोटे एटम्स में टूटेंगे और उनसे भी और छोटे छोटे एटम्स में टूटेंगे। तो बस यही अंतर होता है फिजन और फ्यूजन में। क्या होता है कि ये संलयन में क्या होता है, अणु आकर के आपस में एक जगह पे मिलते हैं, और विखंडन में होता है कि अणु एक जगह से दूसरी तरफ जाते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो बात करें हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अपक्रिया से सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर इसके डिस्कशन की बात करें तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन, नाभिकीय संलयन, है ना, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पर कार्य करता है, फ्यूजन पर कार्य करता है, और संलयन के लिए अत्यधिक ताप एवं दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए परमाणु बम, जिसको हम लोग कहते हैं एटम बम, ये विखंडन। ठीक है, इसलिए पहले जो परमाणु बम होते थे ये विखंडन सिद्धांत पर काम करते थे। ठीक है, अब इसके लिए ये कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम को इतनी ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता होती है कि इसको चलाने के लिए एक एटम बम चलाना पड़ता है, सोचो। ठीक है, तो इसको एनर्जी स्टार्ट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए पहले एक छोटा सा परमाणु बम का विखंडन कराया जाता है, फिर ये स्टार्ट होता है। सोचो ये कितना विस्फोटक होगा, कितना नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो इससे उत्पन्न ताप एवं दाब जो है संलयन अपक्रिया प्रारंभ कर देते हैं, जिससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और कुछ इसके इफेक्ट्स की बात करें तो परमाणु बम, एटम बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय फिजन पर कार्य करता है, फ्यूजन पर। ठीक है, और संलयन में विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है ना। तो ये भी कभी तुलनात्मक रूप से पूछ लिया जा सकता है कि नाभिकीय संलयन में ज़्यादा ऊर्जा निकलती है या नाभिकीय विखंडन से। तो नाभिकीय संलयन ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, अगला बात करें सूर्य एवं अन्य तारे, है ना। सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वो भी नाभिकीय संलयन के फ्यूज सिद्धांत पे मिलती है। ठीक है, बात करते हैं हाइड्रोजन बम को क्या कहते हैं, थर्मो न्यूक्लियर बम भी कहते हैं। हाइड्रोजन बम को थर्मो न्यूक्लियर बम भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखा है प्रश्न का, हो जाएगा दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है। कहने का मतलब है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें एक ऐसा कौन सा क्वेश्चन या ऑप्शन है जो दूरदृष्टि दोष के हिसाब से गलत है। तो दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं सबसे पहले। तो दूरदृष्टि दोष में जो है इंसान को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, पर अगर उसके आसपास रखी है बिल्कुल पास में तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका केस है। ठीक है, तो हम बात करते हैं व्यक्ति को दूर के पिंडों को स्पष्ट रूप से देख सकता है व्यक्ति, सही बात है। लेंस का न्याभ्यंतरण या जो है मेन भूल सेंट्रल अधिक हो जाता है, सही बात है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस से होता है, सही बात है। जब निकट के पिंड जो मान लो ये आपकी आँख है, ठीक है, तो निकट की वस्तुएं जो रखी हैं उसमें क्या है, आँख के रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है वस्तुओं का, तभी तो वो हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती हैं दूर दृष्टि दोष में, क्योंकि दूर की वस्तुएं सो निकट रेटिना के आगे रहती हैं तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है,
इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। बिल्कुल गलत है। अवतल लेंस तो जो है ये निकट दृष्टि दोष के लिए होता है ना। हमको दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, ठीक है, इसका प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, इससे ये दूर हो जाता है। चलो बात करते हैं इसके सल्यूशन की। तो दूर दृष्टि दोष को जो है हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की या निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष में निकट वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बन जाता है, इसलिए ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ना कि अवतल लेंस का, ठीक है। बात करते हैं निकट दृष्टि दोष को हमको कहते हैं मायोपिया। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेस बायोपिया क्या होता है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एस्टिग्मेटिज्म जो है, इसके लिए जो है सिलेंड्रिकल या बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इसमें कुछ बीमारियां दी गई हैं और उनका कारण क्या होता है, ठीक है। तो सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे रोग दिए गए हैं, यहाँ पे रोगों को उत्पन्न होने का कारण दिया गया है। बात करते हैं मैरेस्मस क्यों होता है, क्वासियोरकर, टीबी, हेपेटाइटिस, इनका कारण क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है दीर्घकालिक उपवास, प्रोटीन अल्पता, जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण। इसमें अगर आप सारे नहीं पहचान पा रहे हो तो आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े हो, मतलब अच्छे से पढ़े हो, तो आप ये दो चीज़ें तो पहचान ही गए होगे। टीबी जो कि जीवाणु से उत्पन्न होती है, और हेपेटाइटिस बी ये विषाणु से होता है, ठीक है। बाकी बचे दो। तो मैरेस्मस क्या होता है, ये दीर्घकाल तक उपवास से होता है, मतलब आप बहुत टाइम तक कुछ खा पी नहीं रहे हो, भूखे रह रहे हो, या फिर जो होता है हंगर प्रोटेस्ट जो होते हैं ना, भूख हड़ताल हो गया, इन चीज़ों में जो है मैरेस्मस में होने की ज़्यादा संभावना रहती है। फिर बात करते हैं क्वासियोरकर। तो क्वासियोरकर प्रोटीन अल्पता, मतलब आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो अनन्यूट्रिएंट्स है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा नहीं मिल रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको क्वासियोरकर हो जाएगा, ठीक है। इसका सल्यूशन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। मैरेस्मस ये दीर्घकालिक उपवास एवं ऊर्जा की कमी के कारण उत्पन्न होता है। बात करें क्वासियोरकर, तो ये प्रोटीन की कमी, भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बात करें ट्यूबर को क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और इसका कारण क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये जीवाणु होती है, बैक्टीरिया होती है, इसके कारण हमको टीबी हो जाती है। टीबी में क्या होता है, खांसी उत्पन्न हो जाती है, और इतनी गहरी खांसी आती है जो फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा देती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये HBV वायरस के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। जिससे इसके अतिरिक्त अन्य क्वेश्चंस की बात करें, अब मिलान की बात आप लोग देख सकते हैं, A का फर्स्ट हो जाएगा, B के 2, C का 3 और D का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं BCG का टीका। BCG का टीका TB के सुरक्षा प्रदान करता है। हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है, अवेलेबल है। मैरेस्मस में ऊर्जा एवं कैलोरी की कमी होती है, ठीक है। और क्वासियोरकर में क्या होता है, जब ज़्यादा टाइम तक ये बीमारी बढ़ती जाएगी तो पेट फूल जाएगा एवं शरीर में सूजन आ जाएगी, जिसको एडेमा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा अपना, 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम, ठीक है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम ऐसा है जो सहायक है, यूरेस, सल्फेट्स, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस। तो यूरेस तो यूरेटस से संबंधित होता है, यूरिन से संबंधित हो जाएगा, सल्फेट सल्फर से है ना, सल्फर यौगिक से, ट्रिप्सिन और प्रोटीएस। इसमें सबसे सही एग्जाम्पल ये हो जाएगा प्रोटीएस, क्योंकि ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीएस का ही एक भाग होता है। मान लेते हैं ये होगा आपका प्रोटीएस, ठीक है, ये आपका प्रोटीएस हो गया। तो ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो अगर ये लिखा है तो इसको टिक करने की आवश्यकता ही नहीं है, सबसे पहले प्रोटीएस पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। डिस्कशन देख लेते हैं इसका। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी, प्रोटीएस। क्या कहते हैं, प्रोटीएस प्रोटीनों के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइमों का समूह है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, इसमें ट्रिप्सिन हो जाता है, पेप्सिन हो जाता है, काइमोट्रिप्सिन हो जाता है, ये सभी एंजाइम प्रोटीएस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड तथा अंततः अमीनो अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे सही इसका उत्तर होगा प्रोटीएस। बात करें पेप्सिन,
तो पेप्सिन का क्या कार्य होता है, आमाशय में ये कार्य करता है, एंजाइमों का जो है चेंजेस करता है। ट्रिप्सिन अग्न्याशय से स्रावित होकर छोटी आंत में जाके कार्य करता है। प्रोटीएस की बात करें तो प्रोटीन पाचन करने वाले सभी एंजाइमों का ये सामूहिक नाम होता है, इसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास है ना, बीटी कॉटन के उत्पादन के संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है, जीवाणु, फफूंद, ब्लू ग्रीन एल्गी या वायरस। तो बीटी कॉटन जो है एक जीवाणु के लिए बनाया गया, जीवाणु से संबंधित है। ठीक है, बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है अभी देख लेते हैं, जहाँ पे इसका लिखा है डिस्कस। बीटी कपास, ठीक है, इसका निर्माण बैसिलस थुरिंजिएसिस, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है इसके क्राई जीन को कपास के पौधे के साथ जो है क्रॉस कराया गया था, फिर उसमें स्थानांतरित करके नया किस्म का जो है पौधा बनाया गया था, बीटी कॉटन, है ना। तो यह जीन कीटों के लिए विषैला प्रोटीन बनाता है जिससे फसल में कीटों से सुरक्षा प्रदान करती है। मान लेते हैं कि ये पौधा है अपना, ठीक है, कॉटन का, और इसकी किस्म क्या है, बीटी कॉटन। तो इसमें क्या है, इसमें अगर कोई जीव जंतु, मतलब जीव जंतु का मतलब छोटे कीड़े आएंगे, तो चूंकि ये बीटी कॉटन है और ये कीट रेजिस्टेंट है, मतलब कीट प्रतिरोधी है, तो जब इसमें ऐसे जहर की एक मात्रा रहती है जो बाकी चीज़ों को या पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जब कीड़े इसको खाते हैं, इसके पत्ती को खाते हैं, इसके फूल को खाते हैं, तो उनको नुकसान होता है। तो क्या है, अगली बार से वो कीड़े नहीं आते हैं या फिर मर जाते हैं। ठीक है, तो बीटी कॉटन का पूरा नाम है बैसिलस थुरिंजिएसिस कॉटन या कपास। बात करें इसमें क्राई प्रोटीन मुख्यतः बाल वर्म जो है इसको कीटों को नष्ट कर देता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है। भारत में बीटी कॉटन की खेती के लिए, व्यावसायिक खेती के लिए स्टार्टिंग या जो है 2002 में अनुमति दी गई थी। इसके पहले तक बीटी कॉटन की खेती भारत में नहीं होती थी। 2002 के बाद भारत सरकार ने अनुमति दिया, तब से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर हो जाएगा आपका, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया होता है, पॉलिश किया हुआ मतलब जैसे राइस, पॉलिश्ड राइस, POLISHED, पॉलिश्ड नहीं, CED होगा, पॉलिश्ड राइस। ठीक है, तो जो पॉलिश राइस होता है उससे कौन सी बीमारी होती है, चर्मदाह, पेलाग्रा, बेरी, स्कर्वी, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो पहला नंबर तो बात करें पॉलिश खाद्यान्न, तो ये जो होते हैं विटामिन फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, विटामिन बी में आते हैं, किसमें, विटामिन बी में, विटामिन ए में नहीं। तो ये जो जैसे पॉलिश्ड राइस हो गया, तो ये भी विटामिन बी से संबंधित है। ठीक है, और इससे क्या होता है, बेरी रोग हो जाता है। अगर बात करें तो चर्मदाह, पेलाग्रा, बेरी विटामिन बी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, ऑस्टियोमलेसिस विटामिन डी से होता है। तो ये सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका आंसर, तो पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी जो कि थायमीन कहलाता है की मात्रा बहुत कम होती है। लंबे समय तक ऐसे चावल का सेवन करने से बेरी रोग हो जाता है ना। तो विटामिन B1 थायमीन की कमी से होता है जो कि बेरी हो जाता है। B3 इसको नियासिन या नाइसिन कहते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी से ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स हो जाता है। इसमें क्या होता है, बॉडी सूखने लगती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। ठीक है, अगला अपना 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक पहले तो अभ्रक की विशेषता देखते हैं। पहला नंबर तो ये क्या होता है, ये कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो सकता है तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पे होगा, विद्युत के क्षेत्र में होगा। चूँकि इसके लिए ऐसे इक्विपमेंट बनाने होते हैं जहाँ पे टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करनी होती है और उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस का प्रयोग करना होता है। तो रेजिस्टेंस में किसका प्रयोग होता है, माइका का, अभ्रक का हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर, अभ्रक, माइका। यह एक जटिल सिलिकेट खनिज है। कैसा, सिलिकेट खनिज है। यह ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का उत्कृष्ट रोधक होता है। रोधक मतलब इंसुलेटर। ठीक है, इसी कारण इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में जो है विभिन्न उपकरणों जैसे विद्युत इस्त्री हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इस्त्री हो गया, इस्त्री क्या होता है, इस्त्री की संरचना ऐसे होती है। ठीक है, उस पर एक हैंडल लगा होता है, इसको पकड़ के हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है उसमें ये नीचे
देखो ये नीचे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह करने की एक प्लेट होती है, उसके ऊपर से और नीचे ये चारों तरफ से जो है ये माइका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो माइका का प्रयोग किया जाता है और फिर इसके नीचे मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। चूँकि ये जब तारें गर्म होंगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, फिर माइका से होते हुए उसका हीट धीरे धीरे यहाँ तक जाएगी मिट्टी और फिर नीचे वाली लेयर में, फिर ये जो है अपने कपड़े को गर्म करेगा और इससे क्या होगा, करंट नहीं लगेगा क्योंकि माइका की प्रतिरोधी लेयर लगी होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई थिंक अब अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अन्य बात करें अभ्रक के प्रमुख प्रकार या अभ्रक के अयस्क, एक तो मास्कोबाइट हो जाएगा, बायोटाइट हो जाएगा और फ्लोगोपाइट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके प्रकार हो जाएंगे। बात करें अभ्रक भारत में कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बात करें मुख्य उपयोग, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका मेकअप का सामान हो गया। ठीक है, वहाँ पे भी पेंट एवं प्लास्टिक में भी प्रयोग किया जाता है, रबड़ एवं इंसुलेटर बनाने में भी माइका का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आपका अपना नया 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 9th क्वेश्चन, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, पायरुक एसिड, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड तो पेशाब से संबंधित है, पायरुक एसिड दांतों से संबंधित है, बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रिक एसिड। तो इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखते हैं हम लोग नीचे। तीव्र व्यायाम के दौरान जब मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तब ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन है ना, अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, इसके अस्थायी रूप से जमा हो जाने के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है, जलन होती है या फिर थकान होता है। ठीक है, फिर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जानकारी क्या हो जाएगा। लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है CH3COH फिर COOH। ठीक है, CH3COH COOH ये होता है। विश्राम करने और पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने पर लैक्टिक अम्ल पुनः ऊर्जा उत्पादन में स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन स्टार्ट कर देता है। हाँ, तो विश्राम करने और पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने पर लैक्टिक अम्ल पुनः स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनना पुनः स्टार्ट हो जाता है, जिससे अपनी जो है बीमारी जो हो रही थी होती है, जो ऑस्टियोमेरिसिस होता है, उसकी कमी थोड़ा होने लगती है, तो आपकी तबीयत सही होने लगती है। ठीक है, बात करते हैं बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। क्यों, उनके परिरक्षण के लिए। आप देखते होंगे कि अचार हो गया या कुछ भी हो गया, सब चीज़ों के अलग अलग, या खाद्य पदार्थ हो गया जो कि बहुत दिनों के लिए रखना होता है, या फिर आप कहीं कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, मान लो 15-20 दिन के लिए ऐसे करके, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए जो है बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। यूरिक अम्ल की अधिकता से जोड़ों में क्रिस्टल जम जा सकते हैं, जिससे गठिया गल्ट हो जाता है ना, गठिया रोग हो जाता है। बात करें पायरुविक अम्ल अकोशिकीय श्वसन का एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती यौगिक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मांसपेशियों की थकावट के लिए लैक्टिक एसिड हो जाएगा, गठिया के लिए यूरिक एसिड हो जाएगा, खाद्य संरक्षण बेंजोइक एसिड, श्वसन का मध्यवर्ती उत्पाद पायरुविक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अगला अपना 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, रतौंधी के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंस है। देखो मैं सबसे पहले बात करता हूँ विटामिन की, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये VIP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विटामिन टॉपिक ही पूरा मैं पढ़ूंगा, साथ में आप लोग भी पढ़ेंगे, मैं टोटल इसका पूरा चैप्टर लेके आऊँगा, पर ये आप लोग बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको छोड़ नहीं सकते। तो विटामिन कौन सा इंपॉर्टेंट होगा रतौंधी के लिए, इसके लिए विटामिन A होगा। ठीक है, अगर बात करें विटामिन B तो ये बेरी के लिए हो जाएगा, बेरी। ठीक है, विटामिन C स्कर्वी रोग के लिए संबंधित है, विटामिन D जो कि अभी हमने देखा ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, तो इसके लिए बेरी ये रतौंधी कल नाइट ब्लाइंडनेस के लिए विटामिन A जो है उत्तरदायी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, देख लेते हैं। ऑप्शन A हो जाएगा, विटामिन A आँखों में सामान्य कार्य तथा विशेषकर कम प्रकाश में देखने की क्षमता के लिए आवश्यक होता है ना। अगर विटामिन A की कमी होगी तो आप जैसे ही थोड़ा सा लाइट से अंधेरे की तरफ जाएंगे, आपको अचानक से दिखना बंद हो जाएगा, या फिर आपको रोशनी बहुत कम मिलेगी, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसकी कमी से सबसे पहले रतौंधी होती है। लंबे समय तक कमी में रहने पर आँखों में जीरोप्थैल्मिया भी हो सकता है और गंभीर स्थिति में अंधापन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही
खतरनाक बीमारी हो सकती है अगर आप टाइम पे इसका इलाज नहीं कराते हैं। बात करते हैं अतिरिक्त जानकारी, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल। मुख्य स्रोत क्या होते हैं? गाजर, पालक, शकरकंद, आम, पपीता, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा यूज करें, इनका सेवन करेंगे तो विटामिन ए की पूर्ति आपको होती रहेगी, ठीक है। और विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है? आँखों की दृष्टि बनाए रखना, त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली को स्वस्थ रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना, शरीर की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। तो अगर बात करें विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी इरिकेट्स या सूखा रोग या फिर ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है, इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो हैं पूरे हो गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो था, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अन्य लोगों को शेयर भी कर सकते हैं जो यूपी पीसीएस या अन्य वनडे एग्ज़ाम या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो ये सीरीज जो चल रही है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि केवल यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं आपको अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, अगले विषय के साथ, ठीक है। तो नई वीडियो के साथ मिलते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।